वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू द लेक्चर सीरीज। और आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम 4 जनवरी के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे उनके बारे में। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि देखो, जितना भी करंट अफेयर्स यहाँ पे बनते हैं, हम पढ़ते हैं, इनको आपको लिखना है साथ साथ। इनको लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको लिखोगे नहीं तो आपको लंबे टाइम तक के लिए ये याद नहीं रहेंगे। और अगर आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट तो देखो सब लोग कर ही चुके हैं, तो अच्छे से लिखना शुरू कर दो इन सभी नोट्स को। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हमसे ऐसे पढ़ाई नहीं होती है तो आप लोग एक और चीज कर सकते हो। आप लोग ये वाला हमारा ये है ग्रुप, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारे टॉपिक्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये है आपका टेलीग्राम चैनल। अगर आप किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि इसको टेलीग्राम चैनल के थ्रू अपनी पढ़ाई करनी है, वहां से भी वो लिंक ले सकता है। उसके बाद ये है हमारे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि सबसे पहले कह रहा है कि भारत और रशिया के रिलेशंस में आपस में क्या संबंध है। फिर पीएमएलए नोटिस जो भेजा गया है, श्रेष्ठ योजना बहुत जरूरी योजना है, हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। फिर एनपीए जो है बैंक्स का, उसमें 3.2% का जो डिक्लाइन हुआ है। और ट्री एम्बुलेंस, ये है हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है वो है इंडिया और रशिया के रिलेशंस। अभी हुआ क्या है, अभी भारत के जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, मतलब कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो यहाँ पर अभी गए हैं मॉस्को। ठीक है, मॉस्को कहाँ है, रशिया में। उस हिसाब से यहाँ पर दोनों के बीच में क्या अभी चीजें चल रही हैं, दोनों के बीच में कोई टेंशन है या क्या है, वो सब चीजें। अब देखो, ये पूरा आर्टिकल GS2 के रिस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप में से किसी बच्चे का जो ऑप्शनल है वो PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उसको भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी इस तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये उसके एग्जाम में काम आने वाला है। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर स्पेशली इंडिया और रशिया के रिलेशन एक्चुअली में शुरू कब से हुए, तो देखो यार, जब रशिया का विघटन हुआ है, डिसइंटीग्रेशन हुआ है रशिया का, तब से ये चीज जो है वो स्टार्ट हुई है। ठीक है, तब से ये कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा है। तो इंडिया और रशिया के रिलेशन जो है, रशिया का यहाँ पर 1991 में जो कोल्ड वॉर यहाँ पे एंड होता है USSR का, तब जाके थोड़ा सा यहाँ पे चीजें बढ़ती हैं आगे। उसके बाद हम लोगों की एक पहले 1971 में एक ट्रीटी साइन होती है, जब रशिया ने इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडिया को सपोर्ट किया था, जबकि USA और चाइना उस समय पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थे। ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये जो है रिलेशंस अच्छे रहे हैं काफी ज्यादा। किसके साथ ये बात हो रही है यहाँ पर, बेसिकली इंडिया और रशिया के रिलेशन की। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे लगानी शुरू करी। एनर्जी, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि रशिया के पास सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स होते हैं, स्टोर्स हैं, वो उनके पास काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया जो है उन पे उस नेचुरल गैस के ऊपर काफी डिपेंड रहता है। मतलब कि रशिया पे हम लोग काफी ज्यादा फिर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, इंडिया जो है यहाँ पर ये सब चीजों पे ध्यान देता है। इंडिया, रशिया जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में। अभी मैंने आपको ये बताया भी था थोड़ी देर पहले, जब एक लेक्चर था कोई, उस लेक्चर में मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया था कि एक है कुड़नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुड़नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में है, वो अब यहाँ पर बना पहले भी हुआ है, लेकिन उसमें अपना फुल ऑपरेशन से, फुल कैपेसिटी भी से वो रन नहीं कर रहा। फुल कैपेसिटी से वो रन अब करेगा, और उसमें पूरी हेल्प कौन कर रहा है, इंडिया की, रशिया हेल्प कर रहा है। तो ये भी एक नया असिस्टेंस है जो कि प्रोवाइड किया गया है। ट्रेडिंग पार्टनर में इंडिया का 7th नंबर पे, जो ट्रेड हम करते हैं सबसे ज्यादा वो रशिया से करते हैं। और दोनों के बीच का जो ट्रेड है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुका है। दोनों कंट्रीज ने अपना ट्रेड जो है, इन्वेस्टमेंट्स, वो 2025 तक आते आते और बढ़ाने की बात की है। अब क्या है कि दोनों कंट्रीज को पता है कि चाइना जो है वो किस तरीके से अग्रेशन में है, और दोनों कंट्री से बॉर्डर लगाता है चाइना। तो इससे क्या है, इंडिया चाइना और रशिया चाइना रिलेशन ये थोड़े से एक प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे रहते हैं।
अगर कभी इंडिया के प्रॉब्लम्स हो जाती हैं चाइना के साथ, तो ये एक होप रहती है इंडिया को कि रशिया जो है वो दोनों को सपोर्ट में लेके चलेगा, क्योंकि आज के टाइम का जो पूरा वर्ल्ड निकल के आ रहा है, देखिए, आज के टाइम का जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर है, किसी एक जगह पे नहीं है। इंडिया और रशिया दोनों ही मल्टीपोलर को सपोर्ट करते हैं, किसी दो सुपर पावर्स का निकल के आना और केवल उन्हीं को सपोर्ट करना, ऐसी चीजों को इंडिया भी सपोर्ट नहीं करता और रशिया भी सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ग्रेट पावर का जो स्टेटस है वो यहाँ पे बिल्डअप होता है, और रशिया जो है वो यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है इन सब चीजों को भी, लॉन्ग टर्म के हमारे डिफेंस के, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल है जो इंडिया ने फिलीपींस को दी है, ब्रह्मोस मिसाइल जो डेवलप की गई है, ब्रह्मोस में BRAH ब्रह्मपुत्र है, MOS से वहां की रिवर का नाम है। तो ये जो मिसाइल है वो किसने मिलके बनाई है? इंडिया की है, लेकिन ये रशिया के साथ मिलके बनाई गई है। तो मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन दोनों के बीच में काफी अच्छा है। और इंडिया का जितना भी बाहर की कंट्री से डिफेंस का इंपोर्ट होता है, डिफेंस के मामले में जो भी हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, उसमें 47% कॉन्ट्रीब्यूशन अकेले रशिया का होता है। ठीक है, रशिया के जितने भी टैंक्स है, जैसे कि T-72, T-90, MiG-21, सुखोई 31, MiG-29 एयरक्राफ्ट, ये इंडिया की जितनी भी एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, फ्लीट का मतलब ग्रुप ऑफ जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट है, वो सब कुछ यहाँ पर जो है वो दूसरी कंट्री से सप्लाई किए जाते हैं। अक्टूबर 2018 में भी ये चीज साइन की गई थी, S-400 मिसाइल सिस्टम का, बहुत फेमस हुआ था। तो बेसिकली डिफेंस पार्टनर के मामले में रशिया इंडिया से काफी ज्यादा एक क्लोज रिलेशनशिप रखता है, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। आगे आने वाले समय में ये है कि हम लोगों के डिफेंस पार्टनरशिप को और बढ़ा के जो मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट्स रशिया के पास है वो भी इंडिया यहाँ पर ओवरटेक कर सकता है आने वाले टाइम में, नॉट नाउ, आने वाले टाइम में ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, लंबे समय की बात कर रही हूँ मैं, ये अभी जस्ट की बात तो नहीं है, आगे आने वाले टाइम में जैसे हमने ब्राह्मोस मिसाइल किया, ऐसे ही और मिसाइल्स हो गई, या इन चीजों को भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। इकोनॉमिकली अगर हम एंगेजमेंट दोनों की बढ़ाना चाहें, इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाना चाहें, दोनों एक दूसरे के जितने भी ट्रेड बैरियर्स आते हैं, ट्रेड प्रोसेस है, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। ठीक है, रुपए और रूबल का मैकेनिज्म, दोनों कंट्री डी डॉलराइजेशन को काफी सपोर्ट करती हैं। डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है कि दोनों कंट्रीज ये चाहती हैं कि डॉलर का यूज जो है वो मिनिमम कर दिया जाए, और दोनों ये चीज पे रेडी हो जाएं कि दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड एक दूसरे की करेंसीज में करने को रेडी है। ठीक है, साथ ही साथ हम दोनों बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं, जैसे कि ब्रिक्स, SCO, UN, वर्ल्ड बैंक, IMF, काफी सारे हमारे म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी मल्टीलैटरल फोरम है, ब्रिक्स है, इसमें R रशिया ही है और I इंडिया है। SCO शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी आती है यहाँ पे रशिया। तो ये सब जो टेक्निकल कोऑपरेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्पेस के मामले में दोनों कंट्रीज काफी आगे हैं, हमारा इसरो, वहाँ का रॉस्कोमॉस। ठीक है, ये रिसर्च डेवलपमेंट हो गए, जैसे इंडिया नासा के साथ अभी निसार सैटेलाइट बना रहा है, ऐसे ही हमारा स्पेस के मामले में अभी कोऑपरेशन बहुत कम है, तो वो भी इंक्रीज किया जा सकता है। गैसेस एक्सप्लोरेशन काफी कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट, कल्चरली यहाँ पर हम काफी जुड़ सकते हैं, डायस्पोरा बढ़ा सकते हैं एक दूसरे के साथ। कल्चरल एक्सचेंज इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि दोनों कंट्रीज का जो आपस में बॉर्डर शेयरिंग नहीं है, ये भी एक थोड़ा सा पॉइंट रहता है। ठीक है, अब आता है इसके बाद PMLA नोटिस टू ऑफशोर क्रिप्टो फर्म्स को दिया गया है। PMLA क्या चीज है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मतलब कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 जो आया था, उसमें जो भारत की ये पूरी चीजों को देखती है, वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने 9 ऐसी ऑफशोर क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पर नोटिस दिया है, जिसमें जो है बाइनांस, क्यूकॉइन, क्यूबोई, इन सब से जुड़े हुए प्रोविजंस को यहाँ पे रखा गया है। तो ये पहले तो मैं PMLA के बारे में बता दूं, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि 2002 में आया था। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि आप किसी भी गलत काम को करवाने के लिए बाहर से सप्लाई करते हो, पैसा सप्लाई करते हो, चाहे आप कुछ भी, कोई भी चीज को आप ऐसे दिखाते हो कि ये मनी लीगल है, लेकिन असल में वो इलीगल काम के लिए सपोर्ट करने के लिए दी जाती है, चाहे वो टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए हो, ड्रग्स के लिए हो, गलत जगह से रास्तों से दूसरी कंट्री में एंट्री करवाने से हो, तो उसको आप दिखाते हो कि वो लेजिटिमेट है, मतलब कि लीगल है, बट अल्टीमेटली वो होता क्या है? इलीगल। तो PMLA एक तरीके का ऐसा इंडियन लॉ आया था जिसको रोकने के लिए बनाया गया था 2002 में, क्योंकि हम लोगों ने
जो है वियना, वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में। तो ये सब काम जो है देखने के लिए भारत में ईडी है। ईडी क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि पूरा मनी लॉन्ड्रिंग की सारी इन्वेस्टिगेशन करती है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत पूरा काम करती है। अब ये बोला गया है, अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ईडी जो है वो पीएमएलए के लिए केवल उनके प्रश्नों और समन की प्रतिक्रिया देने के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन लेता है, ईडी उसको जाके चेक करता है। और दोनों ही जो यूनिट्स हैं, ईडी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, दोनों ही हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे नजर रखती है। ठीक है भाई, इसके अंदर जो भी वर्चुअली चीजें होती है, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गई, किसी और कंट्री के साथ कोई भी इस तरीके का काम किया गया, रिकॉर्ड कीपिंग है, सारी चीजों को चेक करती है, इसको एक्सपैंड करने का काम देखती है पूरा। ठीक है, तो ये सारे लॉस को और इन सब चीजों को ये देखने की इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आप लोगों को दिमाग में रखनी है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, क्या चीजें हैं इसके अंदर जो बताया है, वो सब ईडी याद रखिएगा। फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट किसके अंडर काम करती है, वो सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना, ऐसे सब एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अगला आर्टिकल है हम लोगों का श्रेष्ठ योजना, जो कि मैंने आपको बताया था। ये वाला आर्टिकल आपके जो प्रीलिम्स है उसमें बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि पहली चीज, पहला क्वेश्चन, श्रेष्ठ योजना किसने स्टार्ट करी है? तो ये हमारी जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा स्टार्ट की है, और श्रेष्ठ की एक फुल फॉर्म भी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ श्रेष्ठ? स्कीम फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन टारगेट एरियाज। तो रेसिडेंशियल एजुकेशन देंगे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को। बेसिकली इसमें जो शेड्यूल्ड कास्ट के पीपल हैं, एससी कैटेगरी के, उनको यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। इसमें जो है क्लास 9th और क्लास 11th जो है प्राइवेट स्कूल के, जो कि सीबीएसई बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर पूरी जो है वो जो भी यहाँ पर चीजें रहेंगी वो उनको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। एससी कास्ट के स्टूडेंट्स जो कि अभी 8th और 10th में पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर इस स्कीम को ले सकते हैं। और जिनकी इनकम, एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, उनको ये स्कीम का फायदा दिया जाएगा। तो श्रेष्ठ स्कूल है, इसके अंदर ऑलरेडी जो है हर एक एससी कास्ट के स्टूडेंट को एक टेस्ट होता है जो एनटीए कंडक्ट कराता है, और उसके बेस पे उनको प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल में यहाँ पे दी जाती है। इसके अंदर जो है जितनी भी उनकी स्कूल फीस होती है, हॉस्टल की फीस होती है, वो सब जो सरकार है वो देखेगी यहाँ पर। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पर जो एक हिस्सेदारी होती है वो सरकार के ऊपर दी जाती है। और ये पूरा एक तरीके से एक कोर्स रहता है उनको, स्टूडेंट को इजी करने के लिए एक ब्रिज कोर्स बनवाया जाता है। और साथ ही साथ एक और होता है कि एनजीओ के थ्रू भी उनको पढ़ाई जो है वो करवाई जाती है। बाकी फीस वगैरह आपसे कोई नहीं पूछेगा, और सारी चीजों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे चेक करती है। हर जगह पे कैमरास वगैरह लगाए जाते हैं, वेबसाइट्स बनाई जाती है, ताकि हर चीज के बारे में पता रहे। तो एक ऐसी स्कीम है श्रेष्ठ, याद रखिएगा किसके लिए है, किसने स्टार्ट करवाई है, और ये किसको टारगेट कर रही है। ठीक है, छोटा सा ये आर्टिकल था। अगला आता है भाई यहाँ पर 3.2% की डिक्लाइन आया है एनपीए ऑफ बैंक्स में। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ने ये बताया है कि जो गैर निष्पादित संपत्ति है उसमें यहाँ पर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। आरबीआई ने यहाँ पर बोला है, देखो यार, कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट तब हो जाता है जब वो आपको इनकम देना बंद कर दे, तब वो आपका एनपीए बन जाता है। कोई भी बैंक के लिए कोई भी संपत्ति एक गैर निष्पादित तब बन जाती है जब उस बैंक को वित्तीय लाभ प्राप्त होना बंद हो जाता है, तो वो उसके लिए एनपीए बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, कोई भी एक होता क्या है कि लोन है वो एनपीए में तब आता है जब उसका ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिन की अवधि के लिए ना किया गया हो, तब वो उनके लिए एनपीए बन जाता है। ठीक है, तो बैंक्स का भी यहाँ पर एनपीए में गिरावट देखने को मिली है। बैंक्स को भी अपने जितने भी एनपीएस होते हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना होता है: सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है जब कोई भी असेट 12 महीने तक के लिए उसमें, उससे 12 महीने या उससे कम के लिए होता है। डाउटफुल तब होता है जब वो 12 महीने के ज्यादा भी एक वो बन जाता है। और लॉस जब आपको पता है कि इससे कोई पैसा नहीं आने वाला, तब तो वो बिल्कुल ही आपका एक एनपीए के रूप में बन जाता है। ठीक है ना, आपको पता है इससे कुछ भी पैसा नहीं आने वाला।
और इस तरीके से और दो भी हमारे और एनपीए होते हैं, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, सकल और निवल। अब होता क्या है, अगर पूरी एक अमाउंट है उस राशि को कट किए बिना, कटौती किए बिना एनपीए की कुल राशि को सकल कहते हैं। और निवल में अगर एनपीए में से प्रावधान घटाने पर निवल एनपीए प्राप्त हो उसे कहते हैं। ठीक है भाई। तो एनपीए भारत में अगर मान लीजिए कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट को रिकवर करना है तो क्या उसके लिए भी कोई हमारे इंडिया में एक्ट चल रहे हैं कि लोगों से लोन का पैसा निकलवाना है? तो बिल्कुल, यहाँ पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली अधिनियम चल रहा है 1993 का, जिसमें डायरेक्टली यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स बनाई जाती है और वो यहाँ पर लोन्स को रिकवर करवाने के लिए काम करती है। एक सरफासी एक्ट है, फुल फॉर्म आप पढ़ सकते हो, जो कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना यहाँ पर जो डिफॉल्ट है, जिसने पैसा लिया था, उसकी सुरक्षित परिसंपत्तियों को अधिग्रहित करने और उसकी बिक्री का पूरा अधिकार देती है कि आप उसकी नीलामी कर सकते हो। ऐसे एक आईबीसी है 2016, ये तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये फास्ट ट्रैक काम करता है पूरा। इसने 808 केसेस को सॉल्व करके 3.16 लाख करोड़ का जो है वो पूरा घोटाला कह लो, या फिर जो पूरा अभी तक पैसा आया नहीं था सरकार तक, उस तक को भी पूरा सॉल्व किया है। ठीक है। अगला आता है भाई ट्री एम्बुलेंस। अब ये बड़ा जरूरी है पढ़ना आपके लिए कि ये क्या चीज है। तो देखो भाई, हुआ क्या है, अभी कुछ ऐसा हुआ है कि दिल्ली में जो एमसीडी है, दिल्ली का, जो उन्होंने यहाँ पर जो है उसका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक नई चीज जो यहाँ पर इंक्रीज करी है उसे कहते हैं ट्री एम्बुलेंसेस, जो कि इंक्रीज किया गया है। ट्री एम्बुलेंस क्या होता है? ट्रीज को सेव करने के लिए पूरा एक सिस्टम चलाया गया है, ट्रीज को सेव करने का। ठीक है भाई, किसको सेव करने का? ट्रीज को सेव करने का। तो यहाँ पर ये एक इनिशिएटिव है जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने स्टार्ट करा था इसको पहले चेन्नई में, फिर धीरे धीरे इसको यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया, जिसमें ट्री को प्लांट किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, अलग अलग जगह पे। जो भी गार्डनर्स हैं, बॉटनिस्ट हैं, जो कि ट्रीज के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, वो यहाँ पर पूरा इस चीज को स्टार्ट करेंगे। इसका पर्पस क्या है? ये असल में सबसे पहले ग्रीन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? के अब्दुल घनी को उन्होंने स्टार्ट कराया था, जिसमें जो आपको पता है कि बहुत सी ट्रीज हमारे साइक्लोन्स और ये अर्थक्वेक हो गया या बहुत सारी एक्टिविटीज की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ट्रीज को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जैसे व्यक्तियों को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसी प्रकार से ट्रीज को भी यहाँ पर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और वो साइक्लोन्स जो हो गए, जैसे गजा आया था, वर्धा आया था, उनसे बचाने के लिए ट्री एम्बुलेंस स्टार्ट किया जाएगा। अनहेल्दी प्लांट्स को जैसे एम्बुलेंस ट्रीट करती है ना, हम लोगों को जगह पे टाइम पे पहुंचाती है, सारी चीजें देखती है, ऐसी ट्री एम्बुलेंस है जो कि अनहेल्दी प्लांट्स को यहाँ पर ट्रीट करेगी। इंडिया में जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे वही बचाने वाली है। अर्बन हीट आइलैंड्स जो हैं, जिसमें कई जगह पर आपको पता है कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है, उसे ही कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड। तो वो जब वहाँ की जो भी बिल्डिंग्स होती हैं, हाउसेस हैं, वो बहुत ज्यादा कंक्रीट से बने होते हैं, और वो सब चीजों से बचाने के लिए ये किया जाता है। तो ये अर्बन एरियाज कुछ हॉट एरियाज से हॉटर होते हैं, अर्बन एरियाज जो है वो रूरल एरिया से हॉटर होते हैं, तो उसी एरिया में यहाँ पर पूरा ट्रीज के थ्रू ही एक प्रोसेस किया जाता है जिसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन, वाष्पोजन, जिसके थ्रू जो एरिया है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है। ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था जो आपको पढ़ के जाना है पूरा। अर्बन हीट आइलैंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है वो अर्बन एरियाज में, शहरों में ज्यादा होती है। इसी की वजह से शहरों में अर्बन एक्टिविटीज ज्यादा होने की वजह से यही होता है कि जो एरियाज है वो ज्यादा अच्छे खासे नहीं रन कर पाते हैं। डार्क कलर का सरफेस है कई जगह पर, कई बिल्डिंग जो होती है आउटर सरफेस वो ब्लैक या डार्क कलर होता है, जिसकी वजह से एल्बिडो इफेक्ट जो होता है, जो सन की रेज आती है वो डिक्रीज हो जाती हैं। और एयर कंडीशनिंग बहुत ज्यादा लगाई जाती है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में हीट है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि एयर कंडीशनर्स होते हैं वो एयर के साथ बाहर की जो एयर होती है उससे हीट को एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड में इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये काफी बड़ा एक पूरा प्रोसेस है। इसी के लिए गवर्नमेंट ने ट्री एम्बुलेंस का सिस्टम स्टार्ट किया है। कल को आपके जीएस पेपर 3, सॉरी जीएस पेपर 1 में
जो है अर्बन हीट आइलैंड के ऊपर आता है, तो आपको ये पढ़ के जाना है, जिसमें आपका लिखा है कि ट्री एम्बुलेंस जैसे कॉन्सेप्ट होंगे, तो हमारा जो ट्रीज का एरिया है वो बढ़ेगा, कूलिंग बढ़ेगी बिकॉज ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से जितने भी अर्बन एरियाज हैं वहां पर भी ठंडक बनी रहेगी और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजों को निपटाया जा सकता है। इसे कहते हैं हीट मिटिगेशन। हीट को जो होती है उसको बाहर के एरिया में रोकना, मतलब उसको मिटिगेट करना, स्टेप्स लेना उसके लिए। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्री प्लांटेशन, किचन गार्डनिंग, रूफ्स बनाना, ये सब चीजें इसमें आपको पढ़ के जानी है, अर्बन हीट आइलैंड्स। ठीक है, चलो आज के क्वेश्चंस देख लो। सबसे पहला है कारा के ऊपर। कारा क्या चीज है? वो है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर काम करती है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अब ये होती क्या चीज है? जो कि अडॉप्शन के ऊपर बेस्ड है, इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में ही बने हुए हैं। ये क्या काम करती है? ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, 1990 में बनाई गई थी। इसका काम क्या है कि भाई जितने भी बच्चे होते हैं उनका क्या प्रोसेस रहेगा अडॉप्शन का, उसके ऊपर कोई पूरा चेक करती है, अडॉप्शन को रेगुलेट करना। ऐसे बच्चे जिनको मतलब होते हैं ना, जो अनाथ होते हैं या किसी को गोद देना चाहते हैं, तो उसके ऊपर पूरे तरीके से ये काम को चेक करती है। ठीक है, स्टेटमेंट्स ठीक ही लिखी थी। एक्ट ऑफ 2015 के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, एक्ट ये चल रहा, असल में ये जो बॉडी बनाई गई थी 1990 में बनाई गई थी, लेकिन एक्ट जुवेनाइल वाला 2015 के तहत इसको पूरा रन कर रहे हैं। और ये पूरा चेक करती है अबंडेंट चिल्ड्रन, आत्मसमर्पण करने वाले अनाथ या दत्तक, इस तरीके के। और अभी जो 2022 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को अमेंड किया गया, उसमें ये जिम्मेदारी, जो भी ऐसे अगर बच्चे की गोद देने की प्रक्रिया होती है, उसको जिम्मेदारी को पूरा स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दे दिया गया है। वही सारा कुछ देखेंगे, बच्चे का जो भी अडॉप्शन प्रोसेस है जिसपे लीगली पूरे साइन होते हैं और सारी चीजें देखी जाती हैं, उस पूरे के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई है? लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दी गई। ठीक है, अगला है फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स क्या चीज है और ये इसका हमारे एग्जाम में क्या यूज है, और इस पे क्वेश्चन जो है वो देखो, जो आपके सामने लिखा हुआ है उसी से ही बनेगा। फ्रैक्टल्स क्या है? फ्रैक्टल्स मैथमेटिक्स में एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक शेप होती है, बहुत ज्यादा ज्योमेट्रिक शेप, जो कि पहली बार एक मैथमेटिशियन 1918 में लेके आए। ठीक है, जो हम अभी तक शेप्स पढ़ रहे ज्योमेट्री की, स्क्वायर, सर्कल, स्फेयर, रेक्टेंगल वगैरह, उससे ये अलग होती है ज्योमेट्रिक शेप, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, जिसको गैलेक्सीज और इन सब की इस्तेमालों में किया जाता है, डेटा को कंप्रेस करने के लिए। गैलेक्सीज के स्टार्ट, जैसे गैलेक्सीज देखिए ना आपने, इस तरीके के अंदर अंदर ऐसे स्पाइरल केस में बनी होती है, बहुत ज्यादा अंदर स्पाइरल होती है, कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं, उसे ही हम कहते हैं फ्रैक्टल्स। ये ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं जो डिफरेंट स्केल्स पे बनती हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल क्वांटम सिस्टम को पढ़ने के लिए भी यहाँ पे किया जाता है। आज का क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इस क्वेश्चन में फ्रैक्टल्स का जो है वो आप लोग शुरुआत में तो यही बताओगे जो मैंने सामने आपके बताया हुआ है, वही आपको एक्सप्लेन करना है कि फ्रैक्टल्स जो है वो होते क्या है, पहले तो ये बताओगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि हमारी लाइफ में इसका क्या रोल है। ये ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं अलग अलग टाइप की। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, तो इसमें क्या है आपको पता है कि एक होता है हमारा ट्रायंगल, एक सिंपल ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ऐसे और एक ट्रायंगल ऐसे, ये एक स्टार की शेप बन गया। अब इसमें और भी आप अलग अलग शेप करके इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हो। फिर इसमें और अलग अलग शेप्स करके इसके अलग अलग डायमेंशंस को तैयार करके एक अलग तरीके बनाया जा सकता है। तो ये होता है, पहले एक सिंपल शेप में बन के वो अपने आप को ऐसी कॉम्प्लिकेटेड शेप में चेंज कर लेता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की, उसे कहते हैं फ्रैक्टल्स। ठीक है, इसे जो मैंने बनाया ना पूरा ट्रायंगल वाला सिस्टम बनाएंगे, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ऐसे, इसे कहते हैं कॉच स्नोफ्लेक। ये एक स्नोफ्लेक की शेप में आता है, इसलिए इसको स्नोफ्लेक कहते हैं। और ये जो है ग्राफीन, डेटा डिजाइन, गैलेक्सीज को स्टडी करना, कॉम्प्लेक्स नेचर को स्टडी करना, क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करना, उन सब में ये काफी ज्यादा यूज में आता है। तो इसका एप्लीकेशन पूछेगा तो आपको यही बताना है। ये सेल्फ सिमिलर पैटर्न्स होते हैं अपने हिसाब से, और इसकी डेफिनेशन यही बताना है आपको। ठीक है, आप अगर फ्रैक्टल को कभी जूम करोगे ना, इसको आप एक एरिया को जूम करोगे तो आपको वही सेम शेप हर जगह दिखाई देगी। तो ये जो होते हैं ये अपनी शेप को रिपीट करते हैं, सेल्फ सिमिलर होते हैं और रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है ना?
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसका जो हमारा इसको जो अप्लाई किया जाता है रियल लाइफ में वो आर्ट में, आर्ट को समझने में इसका बहुत यूज होता है। पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, डिजिटल आर्ट काफी बेस्ड होती है। कंप्यूटर के ग्राफिक्स जो है फ्रैक्टल्स की हेल्प से ही बनते हैं, जिसमें बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट सी टेरेन्स हो गए और टेक्सचर हो गए वो आपको देखने को मिलेंगे। और क्लाउड्स, कोस्ट लाइन को स्टडी करना, ये स्नोफ्लेक के जो दाने दाने होते हैं स्नो के, उसको स्टडी करने में हेल्प आता है। ठीक है ना। गैलेक्सीज हो गया, प्लैनेट हो गया, बायोलॉजिकल सिस्टम हो गया, बैक्टीरिया हो गए, इन सबको स्टडी करने में इनका काफी बड़ा योगदान रहता है। तो ये है आपको जो आर्टिकल फ्रैक्टल्स के बारे में पढ़ना है। जिनको आता था, जो कभी साइंस स्टूडेंट रहे हैं, जिन्होंने बीटेक बीएससी करी है, उनको ये टॉपिक आता होगा तो उनके लिए तो इजी है, पर जिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो इसको एक बार पिक्चर की फॉर्म में, ये कॉट स्नोफ्लेक को मेरे कहने पे जरूर एक बार स्टडी करना। समझ गए? हो जाएगा। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, दिक्कत तो नहीं है। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं। दिसंबर महीने के वीकली करंट अफेयर्स को अपलोड कर दें भाई, उसको देखो जाके, उसको पढ़ाई करो। और नवंबर महीने का प्लेसेस इन न्यूज बहुत बहुत अच्छे और बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको जाके जरूर देखो, बहुत जरूरी है वो एग्जाम के लिए। उसको भी कंप्लीट करो, ठीक है ना। जो भी तैयारी कर रहे हो आप में से स्टूडेंट्स, उनको जाके देखो और अपनी तैयारी बढ़िया करो यार। ठीक है ना। और जो भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है, वो आप मुझे कमेंट करके बता दो, सारा कुछ पता चल जाएगा। और मेरे हिसाब से अब कोई कोई दिक्कत कुछ भी है तो आप कमेंट करके बताओ, कोई समस्या नहीं है, मुझे सब आपके कमेंट देखे जाएंगे। ठीक है ना। चलो, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।